नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा, एजुकेटेड ABM लॉ अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 7 पे बात करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 7 एंड 8 मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करता है। इसके पहले हमने दो सेक्शंस देखे हैं, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे करना है ये हमको बताया गया। अगर आपको सेक्शन नंबर 5 एंड 6 की वीडियोस चाहिए तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के सेक्शन नंबर 5 एंड 6 की वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो सेक्शन नंबर 7 पे होने वाली है। देखिए, सेक्शन नंबर 7 की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी मिलती है सेक्शन नंबर 5 के साथ। मैं सबसे पहले सेक्शन आपके सामने रखता हूँ। सेक्शन कहता है कि अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब मैं सेक्शन नंबर 5 आपके सामने रखता हूँ। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है। जहां पे सेक्शन नंबर 5 इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात कर रहा था, वहीं पे सेक्शन नंबर 7 मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे करनी ये बता रहा है। सेक्शन में ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे 3 एसेंशियल एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं सेक्शन नंबर 7 के साथ। सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है, वो है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का होना। अब ये स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इससे हमारा मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इजीली असर्टेन्ड हो या असर्टेनेबल हो। अब इसका मतलब क्या है कि भाई प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप आसानी से विनिश्चित कर सकते हैं, जिसका आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक नीली कलर की वैगनआर है जिसका पोजीशन आपको वापस चाहिए, पर नीली कलर की वैगनआर तो केजरीवाल जी के पास भी है, और वैसी वैगनआर हो सकता है बहुत लोगों के पास हो, और ये सारी वैगनआर एक जैसी ही दिखती है, बिल्कुल हूबहू सिमिलर दिखती है। तो अब यहाँ पे ये तय करना, ये बताना, ये चीज़ें निश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वाली गाड़ी कौन सी है। ठीक है, तो आपको ऐसे स्पेसिफिकेशंस अपनी गाड़ी के बारे में रखने होंगे जिससे कि आपकी गाड़ी को अलग से पहचाना जा सके। नहीं तो पता चल रहा है कि आपकी गाड़ी के बदले केजरीवाल जी की वो नीली वाली वैगनआर आपको वापस करवा दी गई और फिर वो कोर्ट चले गए, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब ये है कि ऐसी संपत्ति जिसको कि आसानी से विनिश्चित किया जा सके। तो आप बताएंगे कि भाई आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, उसका चेचिस नंबर क्या है, मतलब वो सारी डिटेलिंग जिससे कि आपकी गाड़ी को बाकी वैगनआर से अलग समझा जाए, अलग तरीके से पहचाना जाए, विशिष्ट तौर पर उसको विनिश्चित किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, और उससे क्या हमारा तात्पर्य वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, कि भाई आपको संपत्ति का जो यहां पर पोजीशन रिकवर हो रहा है वो संपत्ति के इंटाइटलमेंट के बेसिस पे हो रहा है। बिल्कुल यही चीज हमने सेक्शन नंबर 5 में भी देखी है। अब यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना इंटाइटल्ड, इसका मतलब मालिकाना हक से बिल्कुल नहीं है। आप संपत्ति के मालिक नहीं होते हुए भी प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, और यहां पे आपके सामने वो है कि आपको ये प्रूफ करना है कि भैया जिस प्रॉपर्टी की रिकवरी मैं चाहता हूं उस पर मेरा प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन होना चाहिए ना। मेरे पास अधिकार है कि मैं उस प्रॉपर्टी का प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन होल्ड करूं। अब आप मालिक नहीं भी है तो भी ये राइट आपके पास हो सकता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं कि मान लीजिए आपको धूमधाम से अपनी शादी करनी है, पर शादी के लिए कैश चाहिए और वो कैश आपके पास है नहीं, लेकिन आपके पास गोल्ड है, सोना। अब आपने अपने किसी रिश्तेदार के साथ अपनी ये समस्या उसके साथ बांटी, उसको बताया कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसने आपको एक बहुत इजी सॉल्यूशन दिया। उसने कहा कि भाई जब घर में पड़ा है सोना तो काहे करो ना, ये सोना उठाओ और अभिनव मिश्रा जी के पास चले जाओ। वो सोना अपने पास गिरवी रखेंगे और आपको बदले में कैश दे देंगे जो आपको चाहिए। अब आप वो सोना लेके मेरे पास आते हैं, वो सोना मेरे पास गिरवी रखते हैं और मेरे पास से खूब सारा कैश ले जाते हैं। उस कैश को अपनी शादी में खूब यूज करते हैं और धूमधाम से अपनी शादी करते हैं। ठीक है, दूसरे दिन आप कोर्ट पहुंच जाते हैं कि सर इनके पास मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरा गोल्ड इनके पास है, वो मुझे वापस चाहिए, और आप सेक्शन नंबर 7 में मेरे खिलाफ सूट फाइल कर देते हैं। तो क्या यहां पर आप मुझसे वो पोजीशन रिकवर कर पाएंगे? तो देखिए, यहां पर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी की रिकवरी आप चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के आप इंटाइटल्ड पर्सन हैं, आप हकदार व्यक्ति हैं। और ये हक कैसे तय होगा? तो आपको यहां साबित करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी का प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन मेरे ही पास होना चाहिए, ये आपको साबित करना पड़ेगा। पर जब आप कोर्ट में सूट फाइल करेंगे और कोर्ट को ये बता रहे होंगे कि सर संपत्ति का मालिक मैं हूं, है ना, और मालिक होने की हैसियत में प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन मेरा होना चाहिए, तब मैं भी अपनी बात कोर्ट के सामने रखूंगा कि सर भले ही मालिक ये है,
लेकिन इन्होंने ये प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखी है और मुझसे इन्होंने कैश पैसे लिए हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे पास ऐसे सिक्योरिटी रखी गई है, तो जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं ये प्रॉपर्टी क्यों वापस करूं। कोर्ट भी मेरी बात से सहमत होगी और ये निर्णय आएगा, ये निष्कर्ष निकलेगा इस मामले में कि हाँ भाई बात तो सही हो रही है। जब तक आप सामने वाले के पैसे वापस नहीं कर देते तब तक भले ही आप मालिक हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन जो है वो कौन रखेगा, वो अभिनव मिश्रा जी रखेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवाई है। ठीक है, तो भले मालिक आप थे, लेकिन उसके बावजूद उस प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन मेरा बनता है। तो यहां पे जो इंटाइटल्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसको अगर आपको चेक करना है या इसको आपको तय करना है कि कौन प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड पर्सन है, तो आप सिर्फ ये दो शब्द याद रखिए, किसका प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन होना चाहिए। आप अगर ये प्रूफ कर देते हैं कोर्ट के सामने कि मेरा उस प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट और इमीडिएट पोजीशन होना चाहिए, आपको सेक्शन नंबर 7 में प्रॉपर्टी की रिकवरी हो जाएगी। इससे ये भी समझ में आता है कि सेक्शन नंबर 7 को प्रॉपर्टी के ओनर के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो सेक्शन नंबर 7 का यूज करने के लिए आपको मालिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये था दूसरा एसेंशियल एलिमेंट। तीसरा जो है वो बिल्कुल सेक्शन नंबर 5 जैसा ही है कि भाई आप प्रॉपर्टी किस मैनर में रिकवर करेंगे। तो कहा गया है कि मैनर जो प्रोवाइड किया गया सीपीसी में, आप उसी मैनर में अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 7 के लिए आपको ये 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी थी। ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा इसमें 2 बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ट्रस्टी की पावर बताता है, और जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो स्पेशल और टेम्पररी राइट की बात कर रहा है। वही जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि आपको अगर इंटाइटल्ड होना है किसी प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मालिक ही हो। ठीक है, आपके पास कुछ स्पेशल एंड टेम्पररी राइट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड हो। ठीक है, तो आप उस उदाहरण को यहां पे आप मिक्स कर लीजिए, यहां पे मैच कर लीजिए आप उस उदाहरण को। लेकिन हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की। ये ट्रस्टी की पावर बता रहा है और बहुत सिंपल सी पावर है। कह रहा है कि भाई साहब ट्रस्टी को भी अथॉरिटी है कि वो जो है सूट फाइल करके पोजीशन रिकवर कर सकता है प्रॉपर्टी का। कौन सी प्रॉपर्टी का? क्या ट्रस्टी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जो है सूट फाइल करके उसका पोजीशन रिकवर कर सकता है? नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी की रिकवरी सेक्शन नंबर 7 को यूज करके कर सकता है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट उस इंसान का है जिसके लिए आपको ट्रस्टी बनाया गया है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्लियर किया ये चीज कि ट्रस्टी सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए इस सेक्शन में सूट फाइल कर सकता है और उस प्रॉपर्टी की रिकवरी कर सकता है जो कि ऐसे व्यक्ति से संबंधित है। कैसे व्यक्ति से संबंधित है? जिसका उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट है और जिसके उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रस्टी बनाया गया है। तो टेक्निकली जिसके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको संपत्ति का न्यासी बनाया गया है, आप उस संपत्ति की रिकवरी के लिए इस सेक्शन में सूट फाइल कर सकते हैं और यहां पे आप बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। देखिए कि आप अमेरिका जा रहे हैं और आपके पास एक बढ़िया वाली कार है, ठीक है, BMW, और आपने वो कार मुझे सौंपी है कि भाई मैं अमेरिका जा रहा हूँ, 2 महीने बाद लौटूंगा और हो सकता है मेरे घर पे ये कार खड़ी रहे, मेरे पास कोई गैरेज वगैरह की सुविधा नहीं है और इसमें दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक काम करिए, जब तक मैं वापस नहीं आता इस कार को सुरक्षित अपने पास रखिए। अब आप एक चीज देखिए, आपने मुझे उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा का भार दे दिया है और जब तक आप अमेरिका से लौट नहीं आते तब तक उस प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। यहां पे आपने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैं हो गया ट्रस्टी। और किसके लिए मैं ट्रस्टी बना हूं? आपके लिए बना हूं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी कौन है? वो आप हैं। तो यहां पर अगर उस प्रॉपर्टी को आपके पीठ पीछे, क्योंकि वैसे तो राइट आपको है, अगर उस प्रॉपर्टी को कोई दूसरा अपने पोजीशन में जबरदस्ती ले ले तो मालिक होने की हैसियत में आपको सूट फाइल करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आप उस समय पे अवेलेबल नहीं है और मैं उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, ट्रस्टी बना हुआ हूं, आपके हित की सुरक्षा के लिए मैं वहां पे ट्रस्टी बना हुआ हूं, तो आपके बिहाफ पे मैं भी उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सेक्शन नंबर 7 में सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता हूं। ये था आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला बस यही बोल रहा है जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि, तो देखिए बस ये इतनी सिंपल सी बात आपके सामने रखता है कि अगर आपको सेक्शन नंबर 7 में सूट फाइल करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप इंटाइटल्ड पर्सन हैं।
अब इंटाइटल्ड पर्सन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप संपत्ति के मालिक ही हो। अगर आपके पास कोई विशेष या अस्थायी अधिकार भी है तो भी ये माना जाएगा कि आप प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड पर्सन हैं। अब ये विशेष और अस्थायी अधिकार कैसे होते हैं? तो भाई देखिए, बेलमेंट में जो बेली का राइट है वो एक अस्थायी और विशेष अधिकार है उस प्रॉपर्टी पर। इसी तरीके से पावनर और पावनी के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, तो जो पावनी का राइट है वो एक स्पेशल और एक अस्थायी अधिकार है। मालिक तो हो सकता है कोई और हो, ठीक है, लेकिन अभी जो हमने उदाहरण देखा कि भाई आपने अपनी ज्वेलरी जो है मेरे पास गिरवी रखी है और बदले मैंने आपको पैसा दिया है, तो मालिक तो उस ज्वेलरी के आप थे, लेकिन मेरा जो राइट है उस प्रॉपर्टी पर वो एक स्पेशल और टेम्परेरी राइट है, एक विशेष और अस्थायी अधिकार है। और ये विशेष और अस्थायी अधिकार साबित करके भी मैं सेक्शन नंबर 7 का यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आपने वो प्रॉपर्टी मुझसे ज़बरदस्ती छीननी चाही कि भाई ये गहने, ये जेवरात, ये सोना तो मेरा है, ठीक है, तो मैं अपने स्पेशल और टेम्परेरी राइट को प्रूव करके सेक्शन नंबर 7 में उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता हूँ। ये था सेक्शन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 8 की, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे जो वीडियोस आ रही है वो आपको किसी भी तरीके से, ठीक है, आपका फ़ायदा कर रही है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है ना। आपकी जो लाइक्स है, कमेंट हैं, आपके जो सवाल हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, हम जो जिस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है और सार्थक भी हो रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, बस हमको मोटिवेशन मिलेगी और हम लगातार ऐसी वीडियोज़ आपके बीच में लेकर आएंगे। धन्यवाद।